Hello, friends. Welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today, the date is 27 February, so let's get started. But before starting, I would like to show you. आज मैं साइंस टेक पर आपको प्रीलिम्स में लेक्चर दिया है, तो उसी के रिगार्डिंग सी व्हाई न्यूज़पेपर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको न्यूज़ थी रिलेटेड टू कि यूएस में फ्यूजन एनर्जी पर कोई ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है। बट विद इन दिस आर्टिकल हमें तीन ऐसे टर्म्स मिले जो आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई आई से कि कोचिंग के मटेरियल कंपाइलेशंस आपको उतना हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस मिस कर रहे हो तो दिक्कत होगी, राइट। उसी तरीके से दीज मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट एंड इनर्शियल कन्फाइनमेंट। अब यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि ये मेथड किस लिए यूज होते हैं, राइट। जैसे मियावाकी को पूछा गया है पहले, इस तरह की कई बार पूछे हैं। So see, this magnetic confinement, inertial confinement, these are two popular ways to achieve nuclear fusion. ठीक है, दिस इज वन थिंग। फिर इसी आर्टिकल में इन बिटवीन द लाइन भी हमें एक और टर्म मिलता है विच इज कॉल्ड एज लॉसन क्राइटेरियन। लॉसन क्राइटेरियन क्या होता है? हीट जनरेटेड was sufficient to potentially trigger other fusion reaction as well as offset the heat loss during the reaction. Okay, उसे हम लोग मेजर करते हैं थ्रू लॉसन क्राइटेरियन। दिस was the name of a person who discovered this phenomena. ओके, तो इस तरह की चीजें जब तक तैयार नहीं करोगे तब तक यूपीएससी प्रीलिम्स में फंस जाओगे। और पिछले 2-3 साल से यही होता आ रहा है। इसलिए एनी हाउ चाहे जो भी हो, क्योंकि जैसा कि मैं अपने वीडियोस पर देख रहा हूँ, वॉच आवर्स कम हो रहे हैं, वो एक चीज सिग्निफाई करती है, कहीं ना कहीं आप लोग प्रीलिम्स मोड में हो और आप ये कंपाइलेशंस की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर रहे हो एंड न्यूज़पेपर में अपना टाइम कम कर रहे हो। अभी मत करो, एटलीस्ट 30 अप्रैल तक आप न्यूज़पेपर को उतना ही सीरियसली पढ़िए जितना आप साल भर करते आए हो। ओके, क्योंकि यूपीएससी को इन्हीं कोचिंग्स को कमजोर करने के लिए ही उसने पिछले 2-3 साल से, स्पेशली 2020 के बाद से आपका पेपर बहुत ज्यादा वेग हुआ है। ये काफी डाइसी हो रहा है और वो इसीलिए कि कोचिंग नहीं ग्रैब कर पा रही है उस चीज को। सो बेटर है आप अपनी प्रिपरेशन को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखिए, अपने न्यूज़पेपर्स पे ज्यादा रिलाई कीजिए। दैट्स द रीजन कि हम लोग दो न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं यहाँ, वरना हम एक भी कर सकते थे। अर्लियर आई जस्ट यूज टू डू इंडियन एक्सप्रेस, राइट। बट प्लीज बी सीरियस विद द न्यूज एनालिसिस, वो फिर रिग्रेट होगा अदरवाइज आपको। ओके, फ्रंट पेज पर ऐसी कोई खास न्यूज नहीं है। सेवरल इंडियंस रिलीज बाय रशियन आर्मी, जिन्होंने वहां पर ऐसा हेल्पर ज्वाइन किया था बट उनको आर्मी ने अपने फाइटिंग के लिए यूज किया, राइट। तो फाइनली इंडियंस वहां से सारे छोड़ दिए गए। देन नेक्स्ट इज, एक फर्म है जो काम कर रहा था क्लोजली विद द रशियन कंपनीज। ओके, तो उसको सैंक्शन कर दिया ईयू और यूएस ने, तो इंडिया एग्जामिन कर रहा है इस केस को। द गवर्नमेंट इज एग्जामिनिंग डिटेल्स ऑफ इंडियन टेक कंपनी इन्वॉल्व इन सेमीकंडक्टर रिसर्च। ठीक है, तो हम तो इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, अच्छी भी बात है, एक कंपनी हमारी अच्छा काम कर रही थी इसमें। बट इट वॉज सैंक्शनड बाय यूरोपियन यूनियन ऑन फ्राइडे फॉर इट्स डीलिंग विद रशिया। और क्यों? क्योंकि रशिया पर लगे हुए सैंक्शन ड्यू टू यूक्रेन वॉर, राइट। तो इस वजह से इस वॉर के मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट रहे हैं अलग अलग जगह पर। The company, Bangalore-based high-tech firm SI2 Microsystem, has complex history as it has been banned by US from dual-use technology transfer as well, and its directors have been placed on lookout circular notices by Indian authorities over that default. और एक तो कहीं ना कहीं हमारे जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसमें एक कंपनी जो अच्छा काम कर रही थी, नाउ इट इज बैंड फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विद इन ईयू फॉर ड्वेल यूज टेक्नोलॉजिकल गुड्स। ओके, और ये फॉर्म कोलैबोरेट कर रहा था हमारी माइटी के साथ भी और आईआईटी मद्रास के साथ भी फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन चिप्स। ओके, तो इससे हमारा जो ये गोल है सेमीकंडक्टर का उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अगेन अनदर स्लिपेज ऑफ रशियन यूक्रेन वॉर। सो जो सैंक्शंस होते हैं वो सिर्फ उस कंट्री को ही अफेक्ट नहीं करते हैं जिस पर सैंक्शन लगे हैं, वो उसको भी अफेक्ट करते हैं जिनके साथ उसकी रिलेशनशिप है। यहाँ पर तमिलनाडु में जो केस चल रहा है, ईडी ने समन भेजा है 3 डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स को, वेल्लोर, करूर एंड तिरुचि, इन तीनों कलेक्टर्स को भेजा था। तो ये जो हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट थी उसने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि ये स्टेट की जुरिस्डिक्शन में आता है, ईडी की जुरिस्डिक्शन में नहीं। तो इस केस के रिगार्डिंग ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है क्या ईडी, इफ ईडी हैज पावर टू प्रोब एनी ऑफेंस इन द कंट्री। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट जब कोई ओपिनियन देगा तब हम उसको देखेंगे। यहाँ पर मोदी जी ने 3 और इसरो फैसिलिटीज को इनॉग्रेट करा है, बट अगेन हमारे लिए काम की ये इतना फैक्चुअल जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है।
सी सी एसई 2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन, इसके भी टेस्ट चल रहे हैं। सेमी क्रायोजेनिक है, क्रायोजेनिक नहीं है, सेमी क्रायोजेनिक। ओके, हमने क्रायोजेनिक इंजन के बारे में जाना था, जीएसएलवी मार्क 3 में यूज होता है वो, राइट। सेमी क्रायोजेनिक में हम लोग यूज कर रहे हैं रिफाइंड कैरोसिन, इसका नाम रखा गया है इसरोसिन, ठीक है, इसरोसिन, यानी कि इसरो जो कैरोसिन यूज कर रहा है उसको कह रहे हैं। ओके, एंड लिक्विड ऑक्सीजन एज प्रोपेलेंट एंड रॉकेट एंड द रॉकेट स्टेज, ठीक है, ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन पे वर्क चल रहा है। क्रायोजेनिक में हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कैरोसिन एंड ऑक्सीजन। नो दिस इज one news. First private ammunition manufacture facility open, ठीक है, यानी कि आपके जो कार्ट्रिजेस वगैरह होते हैं, जो बुलेट्स वगैरह बनाई जाती हैं, गोलियां, बंदूक की, ठीक है, उसका पहला, दिस इज द फर्स्ट प्राइवेट एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर फैसिलिटी। और खोला किसने? इजी गैस है आपके लिए, अडानी ग्रुप। In the private sector, two facilities for manufacture of ammunition and missiles are opened by Adani Defense and Aerospace in Kanpur. अब देखिए, इससे हमें इंडिजिनसली प्रोडक्शन करने की जरूरत क्या है? जरूरत है कि अगर कोई कंफ्लिक्ट ज्यादा लेंदी हो जाए, जैसे इसराइल का आज कंफ्लिक्ट काफी महीने हो गए उसे भी, रशिया ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए उसे भी लड़ते हुए, जब कंफ्लिक्ट लेंदी हो जाते हैं ना, तो हमेशा आपके पास इन चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी अगर आप इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो। क्यों? रशिया जैसी पावरफुल कंट्री को भी नॉर्थ कोरिया से वेपन्स लेने पड़ रहे हैं, ठीक है, ईरान से लेने पड़ रहे हैं। उसी तरह इसराइल को अभी रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया ने भी कुछ वेपन सप्लाई करें इसराइल को। क्यों लेने पड़ रहे हैं इनको? दीज आर पावरफुल कंट्रीज, रशिया, इसराइल, लेकिन उसके बाद भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपने अपना डिफेंस प्रोडक्शन उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं किया था कि अगर कोई वॉर 1-2 हफ्ते या 1 महीने चलने की बजाय वो सालों तक चल जाएगी तो कैसे करेंगे उसको, राइट। जैसे हमने बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम जब वॉर लड़ी थी, तो हमने उसको 16 दिसंबर को सरेंडर करा लिया था, एंड आई थिंक ऑपरेशन वाज स्टार्टेड ऑन 2 दिसंबर, ठीक है, तो वो 2 हफ्ते की वॉर थी सिर्फ। ऐसे में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन लॉन्ग ड्रॉन वॉर, जो कि आज के टाइम में ऑब्वियसली फंसी जाता है देश एक बार अगर वॉर में उतर गया, तो आपको आर्म्स एम्यूनिशन की शॉर्टेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग डिफेंस कैपेबिलिटीज प्रोडक्शन को बूस्ट कर रहे हैं। देयर इज नीड फॉर सेल्फ रिलायंस इन मिसाइल एंड एम्यूनिशन, the need for reliable supply of ammunition from internal sources in preparedness for a long drawn conflict. Okay. It will produce high quality, small, medium, and large caliber ammunition for the armed forces, paramilitary forces, and police forces. Okay. And the facility has started rolling out small caliber ammunition starting with 150 million rounds एस्टिमेटेड एट 25% ऑफ इंडियाज एनुअल रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये एटलीस्ट इंडिया की एनुअल रिक्वायरमेंट का 25% मीट कर सकती है। यहाँ पे एक चीज अच्छी है, चाहे ये चीज फेवर में हो या अगेंस्ट हो, लेकिन पब्लिक जो वोटर्स हैं, जो सिटीजन हैं, वो एटलीस्ट इंटरनेशनल मैटर में इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो यूक्रेन जैसी हालत नहीं होनी चाहिए कि एक प्रेसिडेंट अपनी सनक में कि मुझे नाटो ज्वाइन करना है, नाटो ज्वाइन करना है, और पब्लिक ने कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उस चीज में, और फिर अल्टीमेटली उसका जो नतीजा हुआ वो सफर पब्लिक ही कर रही है आज, ना कि वो प्रेसिडेंट एज ए इंडिविजुअल। तो यहाँ पर डब्ल्यूटीओ की जो नॉर्म्स हैं कि इंडिया अपना ये जो पीडीएस चलता है इसका एमएसपी वगैरह जो देती है, ये सब बंद करे। इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं करना चाहती। उसका कहना है कि देखिए, हमारे यहाँ 80% है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, और कई फार्मर्स ऐसे हैं जिनके लैंड होल्डिंग 1, 2, 3 हेक्टेयर इस तरह की है। ये सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल की ही फार्मिंग करते हैं, जितना उनकी जिंदगी चल सके। कोई हम अमेरिकन और यूरोपियंस की तरह सरप्लस फार्मिंग नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत एक्सटेंसिव फार्मिंग नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ होती है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग यानी कि हम 1 एकड़ पर एकड़ या पर हेक्टेयर में से ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका इन लोगों में होती है एक्सटेंसिव फार्मिंग, फार्मलैंड बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, उतनी ज्यादा इंटेंसिव नहीं होती है, एक्सटेंसिव होती है। हमारे यहाँ होती है इंटेंसिव, हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनकी डिमांड ऐसी है जो पूरी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। दे डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर भी टेकन आउट ऑफ डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। ओके, वहां पर अभी मीटिंग शुरू हो चुकी है, और मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम डब्ल्यूटीओ का एक बार सब कुछ निकल के आ जाए, फिर समझेंगे कि ये पीस क्लॉज क्या था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। नॉन एग्रीकल्चर इश्यूज भी हैं काफी सारे, जैसे वो लोग डिस्कस करते हैं लेबर से रिलेटेड इशू, बट इंडिया इसके अगेंस्ट रहता है। वो बात करते हैं ई कॉमर्स के इशू में, ठीक है। हमने बात भी की थी इससे रिलेटेड, एक मॉरिटोरियम 1998 में साइन हुआ था। जैसे आप जो डिजिटल सर्विसेज आज एक्सेस कर रहे हो फॉरेन से, पहले वो चीज बुक के फॉर्म में आती थी, सीडी डीवीडी के फॉर्म में आती थी, तो उस पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू अर्न होता था।
बट उसमें मॉरेटोरियम लगा दिया गया है कि एटलीस्ट इसको अभी नहीं टैक्स करेगी कोई भी कंट्री, तो वो लगा दिया गया था उस टाइम 20 साल के लिए, जितने भी साल के लगाया। बट गवर्नमेंट चाहती है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील जैसी कंट्रीज की इस पे मोरेटोरियम हटना चाहिए। और जैसे आप लोग कुछ अमेजोन प्राइम पे देख रहे हो, तो उस पे सरकार को रेवेन्यू मिलना चाहिए। यही चीज जब पहले सीडी डीबीडी के फॉर्म में आती थी, सरकार को टैक्स मिलता था, बट अभी डिजिटल फॉर्म में आ रही है तो सरकार को रेवेन्यू लॉस होता है, राइट। तो ये मैटर भी डब्ल्यूटीओ में डिस्कस किया जाएगा, ई कॉमर्स वाला, लेबर वाला, पीस क्लॉज वाला। जब इन सब पे जो भी नतीजे निकल के आएंगे उसको हम बाद में एक साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कांग्रेस ने प्रॉमिस किया, एंड आई थिंक बिल्कुल सही प्रॉमिस किया है, कि दिस अग्निपथ स्कीम दिस शुड बी स्क्रैप्ड। ओके, तो वैसे तो इनके आने के चांसेस कम ही हैं, या कहूँ ना के बराबर ही हैं, बट ये स्कीम में एटलीस्ट मॉडिफिकेशन की जरूरत है। जैसा कि गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दिए भी हैं कि ओके, हम 25 की जगह एटलीस्ट 50 को परमानेंट कर देंगे, 50 को नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट चलिए यहाँ तक 50 तक तो आए कम से कम। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम एम्ड एट टैकलिंग द एनीमिया अमंग द गर्ल्स। Center has launched an initiative to improve nutrition in adolescent girls using आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद का यूज करके कर रहे हैं। और मिशन का नाम है मिशन उत्कर्ष। इट इज ए जॉइंट पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये पायलट प्रोजेक्ट के पर लॉन्च किया जाएगा इन 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, इस पर मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है। फिर कभी किसी और दिन हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे भी हमने बात की है पहले, और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पे भी बात की है, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और उसी का एक्सटेंशन है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो इसके मैं आपको नोट्स दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां पर देख लीजिएगा। इंडिया स्पेसिफिक एआई मॉडल टू फाइंड जेस्टेशनल एज डेवलप। अब ये जो एआई मॉडल यूज कर रहे हैं ना, इसमें आप इससे एक्यूरेसी थोड़ी बेटर हो जाएगी। Researchers have developed an India-specific artificial intelligence model to precisely determine the gestational age of fetus in their second and third trimester of pregnancy. इस मॉडल को बनाया किसने? आईआईटी मद्रास एंड ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ एन इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप फॉर एडवांस रिसर्च ऑन बर्थ आउटकम, दैट इज डीबीटी इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। गर्भिणी प्रोग्राम, ठीक, गर्भिणी इसका नाम है। गर्भिणी GA2 accurately estimate the fetus age, reducing error by almost 3 times, ठीक। तो ये एरर कम करने में मदद करेगा। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जब क्वेश्चन आएंगे मेंस में, तो उसमें एक फॉर्डर पॉइंट का काम करते हैं कि हम कहाँ कहाँ इनको यूज कर रहे हैं। विथ कलर मॉलिक्यूल्स मेक क्वांटम कंप्यूटर्स एक्सेसिबल। नो सी, हमें पता है कि हमारे जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं बिट पे, यानी कि एक टाइम पे या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। बट जो क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं ये काम करते हैं क्यूबिट्स पे, यानी कि दोनों हो सकते हैं एक साथ अलग अलग पेयर में, लाइक 0 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, 1 1 हो सकते हैं, राइट। बट अब बात ये हो रही है, क्या ये क्यूबिट्स भी ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। और ये कलर मॉलिक्यूल क्या है, ये भी अभी हम जानेंगे। बिट्स 0 1, ठीक, क्यूबिट्स क्वांटम कंप्यूटर में यूज होती है। Qubit can exist in one of the two states. Okay, a superposed state with contribution from both states. ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं superposed. Now, these superposed states, also known as coherent superposition, are important in quantum information processing protocols. However, superpositions are fragile. Fragile क्यों होती हैं? Because out of the interaction between qubit and other system, जब ये qubit किसी और सिस्टम से इंटरेक्ट करती है, इस वजह से इनमें फ्रेजिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्लियर? बाकी ये पॉइंट्स चलिए देख लेते हैं एक बार। नाउ ए कलेक्शन ऑफ क्यूबिट इज रिक्वायर्ड, कलेक्शन ऑफ क्यूबिट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्वांटम डिवाइस। बट इसके लिए जो क्यूबिट्स होंगी, दे नीड टू सेटिस्फाई फ्यू बेसिक रिक्वायरमेंट। फर्स्ट, जो क्यूबिट्स कंबाइन हो रही हैं क्वांटम डिवाइस बनाने के लिए, दे शुड बी आइडेंटिकल। Second, it should be relatively easy to integrate several qubits that can operate controllably. यहाँ पे कंट्रोलेबिलिटी का मतलब है, इट रेफर्स टू बोथ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल क्यूबिट्स, यानी कि इन क्यूबिट्स को हम मैनिपुलेट कर पाए, और उसी प्रोसेस को कहते हैं एड्रेसिबिलिटी। However, all these systems can operate as qubit only at very low temperature or in a high vacuum or both. ठीक, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इन सम केसेस लाइक सुपर कंडक्टिंग जंक्शन, ए लो टेम्परेचर इज इन फैक्ट essential for them to work as qubit. In other cases, a low temperature is required for quantum features like superposition to survive for longer in the computer.
ये पॉइंट्स अभी यहाँ पे जान लो, इससे फैमिलियर हो जाओ। इसके बाद मैं इस क्वांटम कंप्यूटिंग को पूरा डिटेल में आपके साथ जब डिस्कस करूंगा मेंस 450 प्लस में, तो आप बेटर समझ भी पाओगे और रिलेट भी कर पाओगे उस चीज को, राइट। कमर्शियल वायबिलिटी की अगर बात करें क्वांटम कंप्यूटर्स की, देखिए ऑब्वियसली काफी एक्सपेंसिव होंगे ये। सो रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन द ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस द कॉस्ट। Now, the researchers in Japan, they realized qubits at room temperature in a metal organic framework. अब हमें इसको ज्यादा कोल्ड में नहीं करना है, इसे रूम टेम्परेचर पे वर्क कराना है, तो उसी के लिए इन्होंने आइडेंटिफाई किया मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। नाउ दिस एमओएफ इज a network of repeated molecular arrangement. Okay, it is a network of repeated molecular arrangement where the repeating structure has a metal atom or ion with organic molecule attached to it, like tentacles. Each tentacle attaches to another metal atom and the structure repeat itself to make up the MOF। ठीक है, तो यहां से एक तो MOF के बारे में जान लो, ऑब्वियसली हम इसको बाद में डिटेल में भी समझेंगे इन सब चीजों को। अब आते हैं हम कलर मॉलिक्यूल पे। In the system studied by Japanese teams, zirconium is the metal component and an organic molecule containing the chromophore pentacene bridge that bridge the metal atoms. अभी chromophore, the chromophore is an organic molecule or part of larger molecule that absorb the light of some specific color. Okay, अब ये light को absorb कर रहा है, so an object containing such molecule thus appears to have some dominant color, और इस dominant color की वजह से ही ये जो molecule है वो colorful दिखता है आपको, right? For example, the leaves of many plants appear green since the chromophore chlorophyll predominantly absorb the red and blue colors from the sunlight. Now, since the presence of chromophore is responsible for the coloration, okay, this presence of chromophore is responsible for coloration, they are called as color molecule। ठीक है, तो दो पॉइंट काम के थे बस, कलर मॉलिक्यूल क्या है और दूसरा एमओएफ। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, बेलिन, ये इस पे क्वेश्चन आने का चांस है आपकी प्री में। इट इज वन ऑफ द अर्थ मोस्ट हॉन्टिंग साउंड, द सिंगिंग ऑफ बलिन वेल्स लाइक हम्पैक। ठीक है, हम्पैक इज अ काइंड ऑफ बेलिन वेल। ये जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो मोस्ट हॉन्टिंग माना जाता है। बलिन वेल्स, Baleen whales, a group that include blue whale, the largest animal, use a larynx और voice box। ठीक है, ये यूज करते हैं वॉइस को जनरेट करने के लिए, larynx। Baleen whales make their sound with their larynx as do humans, while tooth whale जो होती हैं जैसे dolphins, porpoises, killer whales और sperm whales, ठीक है, these are tooth whales। They evolved a different mechanism employing a special organ in their nasal passage। ये सब इलेक्शन रिलेटेड है, इनको छोड़िए। ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बने, अगेन नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ये सब इससे बोल बच्चन है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं लगा मुझे जो हमारे काम आ सकता है। लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी, अब इंडिया के पास लैंड बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया विद ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया एंड मोर देन 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इट एक्सपीरियंसेस सेवरल लैंड मैनेजमेंट चैलेंजेस। जैसे अब इसमें से ये फैक्ट याद रखिएगा, कई बार इस तरह के आए हैं पहले भी क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2021 में या 22 में, फ्रेश वाटर की होल्डिंग से रिलेटेड, कि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर हमें इसमें मिलता है उसमें मिलता है, दो वो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है 11th-12th की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में, बट यहाँ पर जो दिया है इसको याद रखिए। एरेबल लैंड इन इंडिया इज अराउंड 55% एंड फॉरेस्ट कवर इज अराउंड 22%। The rest is desert, mountain, etc. Now, around 30% of the total geographical area is a degraded land। ठीक, यानी कि वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। अब लैंड की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है? बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स वगैरह वगैरह। This is resulting in more competition among farmers and between agriculture and other land resource based sectors as well as land use conflicts। जैसे कि नोएडा में अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लैंड जो लिए गए थे उसकी वजह से, ठीक है। सो देयर इज एस्केलेशन ऑफ लैंड प्राइसेस एंड चेंजिंग लैंड राइट्स। In India, current land management practices are sectoral, with each department following its own approach. The land management falls under the purview of state government, ठीक है, state list में आता है। Further, cultural land is privately owned and land use decisions are constitutionally vested with the owner।
सो अब इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि हमें पहले तो ये सेक्टोरल इंटीग्रेशन अचीव करना है, जो हर डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से हैंडल कर रहा है लैंड को। इट इज imperative to set up a multi-stakeholder platform at district level as well as sub-district level to bring together farmers, other land managers, policymakers, civil society organization, business leaders, investors under common platform. अब इसके लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज बनाई हुई हैं जो एक कंसोलिडेटेड प्लान प्रिपेयर करती हैं, ठीक, बट ऑब्वियसली उनकी फंक्शनिंग उतनी अच्छी नहीं है. दिस कमिटी मे बी एक्टिवेटेड इन डायरेक्शन फॉर प्रिपेयरिंग ए लैंड मैनेजमेंट प्लान कवरिंग बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर. इससे फायदा क्या होगा? दिस विल हेल्प इन इवैल्यूएशन, नेगोशिएशन, ट्रेड ऑफ एंड डिसीजन मेकिंग. क्लाइमेट स्मार्ट लैंडस्केप अप्रोच विल कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स, increase agriculture production, improve local livelihood and conservation of biodiversity. ठीक है, मोस्टली जनरल पॉइंट्स ही थे, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था. बट ये जो लैंड मैनेजमेंट है ये मैं आपको मेंस में जरूर कराऊंगा, बट अभी नहीं. ठीक है, जब इस पे रिलेटेड अगर सफिशिएंट न्यूज आती है हमारे पास और लगता है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो हम करेंगे कि लैंड यूज मैनेजमेंट इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और क्या करने की जरूरत है हमें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे यहाँ लैंड यूज पर प्रेशर पड़ रहा है due to population and all urban needs. पिछले 1-2 महीने में हम बहुत देख चुके हैं स्विस कैनाल, हाउदी एंड सो ऑन. बट यहाँ पे कुछ डेटा है उसको देखिए. सी ये डेटा है 1 दिसंबर 23 का और ये है 12 फरवरी 24 का. ओके, जस्ट 1.5 महीना हुआ होगा. ठीक है, 40-50 दिन के अंदर आप ट्रैफिक देखिए. ये जो आप देख रहे हैं कि इतनी सारी शिप्स जाती थी स्विस कैनाल के थ्रू होते हुए यूरोप, और यहाँ से हार्डली कुछ शिप्स जा रही हैं. राइट, ये दिसंबर 23 की बात है. अब 12 फरवरी 24 में आइए, स्विस से जाने वाली शिप में काफी रिडक्शन हुआ है इधर से. राइट, और यहाँ देखिए केप ऑफ गुड होप ये कहलाती है साउथ अफ्रीका के बाद. यहाँ पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सर्कमवेंट करके जाने वाली शिप्स की क्वांटिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है. राइट, क्यों? क्योंकि इस रीजन में चल रहा है हाउदी रेबल्स का अटैक. राइट, बल्कि इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे, और आई डोंट नो स्क्रीन पर क्लियर है या नहीं, ठीक है, बट स्विस से जाने वाली बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है. ये तो यहाँ तक जा रही है पर्शियन गल्फ तक, फिर लैंड रूट के थ्रू आगे जाएंगे और फिर वापस से मेडिटेरेनियन. ठीक है, वो ऑल्टरनेट रूट. और ये जो ऑल्टरनेट रूट है यही हम आईएमईसी में डेवलप करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि इधर ये रेड सी, ये वाला एरिया है रेड सी, इसको अवॉइड किया जा सके. और कर भी रही है कंपनीज. रीजन क्या है? हाउदी रेबल्स की जो अटैक हुआ है उस वजह से, एक तो उस वजह से फर्स्ट थिंग इसकी रिस्क बढ़ गया है. ठीक, अब ये जो शिप वाले होते हैं और जो कार्गो सेंड करते हैं, ठीक है, वो लोग भी अपना इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह लेकर चलते हैं. रिस्क बढ़ गया है कि आपकी अगर वेसल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो आपका करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है. इंश्योरेंस यानी कि आपने गुड्स भेजी, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां भी होती हैं उनमें, कंटेनर्स में, राइट, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसलिए कोई भी इंश्योरेंस कॉस्ट का रिस्क बढ़ाना नहीं चाहता. दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गई है. ठीक है, क्योंकि रूट बहुत लेंदी हो गया है. आप यहां से जा रहे थे, नाउ आपको पूरा अफ्रीका सर्कमवेंट करके जाना पड़ रहा है. राइट, तो इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ी, रिस्क बढ़ा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी, तो अल्टीमेटली वो चीज और ज्यादा महंगी हो जाएगी वहां यूरोप में जाके. तो यूरोप में एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनेगी. ओके, नाउ सी स्विस कैनाल एंड दिस इज पनामा कैनाल. पनामा कैनाल में भी डिक्लाइन देखने को मिला है हमें. उसका रीजन है कि वहां पर इस बार बारिश नहीं हुई है. नाउ यू मे थिंक कि बारिश का क्या लेना देना कैनाल से? पनामा कैनाल के दोनों साइड अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन है, तो फिर क्या दिक्कत है? पानी की तो कमी नहीं है ना. तो पानी की कमी नहीं है, बट पनामा कैनाल का जो वर्क प्रोसेस है ना वो थोड़ा अलग है. मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे पास होगा तो. ओके, सी यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि यहाँ पे एक बार शिप आएगी, यहाँ से जब शिप आई ना, उसके बाद इसको ऊपर लाने के लिए यहाँ से ये गेट्स खोले जाते हैं, पानी फिर इधर जाता है. इन शॉर्ट ये आपको अगर यूट्यूब पे वीडियो कर पाएंगे ना तभी आपको ये समझ में आएगा, बिकॉज मैं इसको यहाँ पे प्ले नहीं कर पा रहा हूँ, ये हो नहीं रहा है. बट द थिंग इज कि ये जो गाटून लेक एंड मेडन लेक एंड मीरा फ्लोर लेक,
ये जो तीनों लेक थे, इनमें जो पानी हुआ करता था वो इस बार वहां पर ड्रॉट पड़ने की वजह से इसमें पानी आया नहीं, और यही वाटर था जो यहाँ से रिलीज किया जाता था गेट बाय गेट, और ये शिप जो यहाँ लोअर लेवल पे था ये ऊपर आता था, ठीक है, फिर थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर और ऊपर, ठीक है, और ये पूरे लेक का ही पानी यहाँ पर यूज किया जाता था। इधर साइड भी सेम प्रोसेस यूज होता था। ओके, तो इन लेक्स में जो पानी, और एक तो पहली बात ये आप लेक्स के नाम याद रखिएगा आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, ये लेक्स में पानी कम होने की वजह से इसकी फंक्शनिंग पे असर पड़ा है। क्लियर? मैं आपको इसको वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम। ओके, बट अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि इन लेक्स में जो पानी की कमी हुई है उस वजह से पनामा कैनाल में भी डिक्लाइन देखने को मिला है ट्रेड में, और स्विस कैनाल में तो मैसिव डिक्लाइन देखने को मिला है ड्यू टू हाउ दी रेपल्स की थ्रेट की वजह से। क्लियर? रशियन इकोनॉमी आफ्टर टू ईयर्स, देखिए आज रशियन इकोनॉमी जितनी चल रही है ना, वो पूरा जो उनकी इकोनॉमी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब वॉर रिलेटेड प्रोडक्शन ही हो रहा है। वॉर से रिलेटेड ही जो इंडस्ट्रीज हैं बस उन्हीं में प्रोडक्शन हो रहा है, उन्हीं में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को। और और रशियन ऑयल गैस के इंपोर्ट्स पे जो पैसा बनाता था एक्सपोर्ट करके, उस पे कैप इम्पोज की गई थी $60 की, और $60 की कैप की गई थी, यानी कि सपोज कि इंडिया अगर परचेज कर रहा है रशियन ऑयल, ठीक है, तो आप $60 बिलियन से $60 पर बैरल से ज्यादा नहीं देंगे, ताकि उसका रेवेन्यू डिक्रीज हो सके। तो अब एक बात बताइए, इंडिया के लिए क्यों कंपलसरी है कि इस सीलिंग को फॉलो करे? फॉलो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अधिकतर ये जो शिप्स वगैरह होती हैं इनमें जो इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जो सेफ्टी प्रोटेक्शन के अगेंस्ट जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जाते हैं ना, वो प्रोवाइड करने वाली कंपनीज मोस्टली यूरोपियन ही है। तो वो फिर आपको ये सब इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। वो कहती हैं एक तो पहले ही सैंक्शन लगे हुए हैं तो आपको अच्छे शिप्स भी नहीं मिल पा रहे हैं, अगर रशिया अपनी खुद की शिप्स में भेज भी दे और कल को अगर कोई डैमेज हो गया तो आप इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं कर सकते, राइट, अगर आप इस $60 की सीलिंग को फॉलो नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, रशियन की इकोनॉमी कोलैप्स तो नहीं हुई है, बट उसकी जीडीपी ग्रोथ भी ठीक ठाक कर रही है, 2.6 से इतनी ही ग्रोथ होती है डेवलप कंट्रीज की, चाहे वो यूएसए हो या रशिया हो। बट इस वक्त जो भी हो रहा है ना, दिस वॉर अगेंस्ट यूक्रेन इज नाउ द मेन ड्राइवर ऑफ रशियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है वो सब आर्मी के से ही रिलेटेड है, मिलिट्री पे, एम्यूनिशन, टैंक्स, प्लेन, कंपेंसेशन फॉर डेड एंड वोंडेड सोल्जर्स, दे ऑल कंट्रीब्यूटेड टू जीडीपी फिगर्स। यानी इस वॉर की वजह से ही बस इकोनॉमी थोड़ी बहुत चल रही है। ट्रंप और नाटो की बात करें तो ट्रंप ने कह दिया था कि अगर ये जो कंट्रीज हैं यूरोप की, ये नाटो में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देती हैं तो मैं रशिया को कह दूंगा वॉट एवर हैव यू वांट टू विद दीज पीपल यू कैन डू। इन सब ने एक बार एक टाइम पे प्रॉमिस किया था कि हर कंट्री 2% अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट करेगी नाटो के खर्चे में, बट कंट्रीज ने मीट नहीं किया, यूरोपियन कंट्रीज ने खासकर। तो यूएसए का भी स्टैंड ठीक है कि मैंने जिम्मेदारी थोड़ी ली आपको प्रोटेक्शन करने की। यूएसए अकेला नाटो का ऑलमोस्ट 65% फंडिंग देता है यार, ठीक है, तो ट्रंप का स्टैंड गलत भी नहीं है। Failure of European NATO allies to step up their defense expenditure. It undermines all of our security. This is not the first time. ट्रम्प जब अपने फर्स्ट टेन्योर में थे तब भी वो कहते थे कि ही विल रिड्यूस और विड्रॉ द एड टू नाटो, राइट। अब यहाँ पर आपको दो आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 5 जो नाटो का चार्टर है उसके, ठीक है। नाटो मेंबर्स मेक नेसेसरी एफर्ट्स टू बूस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज, दिस इज आर्टिकल 3। और आर्टिकल 5 कहता है इट कंसिडर एन अटैक अगेंस्ट वन नाटो मेंबर एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। तो यूक्रेन ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए यूक्रेन पे जब अटैक हुआ तो ये नहीं माना गया कि कोई नाटो पे अटैक है। लेकिन अब स्वीडन, फिनलैंड, ये रशिया से बॉर्डर तो शेयर करते हैं लेकिन अब ये मेंबर बन चुके हैं नाटो के, तो अब अगर रशिया इन पर अटैक करेगा तो वो नाटो पे अटैक माना जाएगा और नाटो पूरा मिलकर रिस्पॉन्ड करेगा अगेंस्ट रशिया, जबकि यूक्रेन के केस में ऐसा नहीं हुआ। The modification would mean that only those who meet the said defense contribution threshold can avail the protection under Article 5। अब आर्टिकल 5 आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रपोजल रखा गया था पहले भी, और शायद ये ट्रंप अगर आया तो ये इंप्लीमेंट करेगा भी, कि आपको ये अंडर आर्टिकल 5 जो प्रोटेक्शन मिल रही है वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के लेवल तक कंट्रीब्यूट करेंगे डिफेंस स्पेंडिंग में। ठीक है? आप इतना पैसा दीजिए हर साल नाटो के खर्चे के लिए तो ही आपको ये प्रोटेक्शन मिलेगी, अदरवाइज आप नाटो के मेंबर हो तो भी हम आपकी मदद नहीं करेंगे अगर आप पे अटैक हुआ तो, राइट। 68% नाटो के टोटल खर्चे का 68% यूएस बियर करता है, और सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड कर रहा है? यूरोप को। Although Russia outnumber NATO on ground combat vehicle capacity and nuclear warheads. Since the formation of NATO in 1949, in 2006 a target of 2% of GDP was introduced.
फ्रॉम 2006 टू 14 जब भी टारगेट इंट्रोड्यूस किया गया, एक्सेप्ट नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, अल्बानिया, जिन्होंने क्लोजली अपना जो प्रॉमिस है 2% जीडीपी का वो मेंटेन करा, इन छोटी छोटी कंट्रीज हैं, नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, अल्बानिया, ठीक है। बट ऑल अदर मेंबर्स शोड ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन देयर शेयर, बी इट ब्रिटेन, बी फ्रांस, बी इट जर्मनी, इन सब ने अपना शेयर उल्टा डिक्रीज किया है। Especially Germany and Finland have assured that they will boost their military expenditure. बट अब यूरोप खुद से कोशिश कर रहा है कि हमें अकेले यूएस पे डिपेंड नहीं रहना है, ये कल को धोखा दे सकता है अगर कोई अजीब सा आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है। सो दे आर ट्राइंग टू फोर्टिफाई यूरोप डिफेंस कैपेबिलिटीज फ्रॉम विद इन एंड टू कट डाउन रिलायंस ऑन द यूएस। NATO risk losing military support from the US. This is not important for you. इसराइल, अब यहाँ पर इसराइल फोर्सेस ने कहा है कि आप ये जो आपका आखिरी एक जगह बची थी रहने के लिए राफा, इसको भी इवैक्यूएट कर दीजिए, क्योंकि नेतन्याहू ने ऑर्डर दिए हैं कि अब ग्राउंड इन्वेजन यहाँ भी होगा। वो सब हमने कल समझ ही लिया था कि क्या प्रॉब्लम है मिस्टर नेतन्याहू की। यहाँ भी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में भी, ठीक है। वो सब WTO में जो निकलेगा उसके बाद देखेंगे। फोकस ऑन रशिया एज स्वीडन कंप्लीट नाटो प्रेजेंस, तो फिनलैंड के बाद स्वीडन ने भी नाटो ज्वाइन कर लिया है। स्वीडन्स असेशन टू नाटो एड्स फाइनल पजल पीस, ठीक है। अब यानी कि बाल्टिक सी जो है, ये सब मैंने आपको दिखाया है पहले, मैं आपको दोबारा से दे दूंगा PDF में बना के आज ही, आप टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सब। बाल्टिक के अराउंड जितनी कंट्रीज है ना, सब ने नाटो अब ज्वाइन कर लिया है एक्सेप्ट रशिया हिमसेल्फ। तो अब आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा बाल्टिक ओशन जो था वो अब क्या कहलाएगा, नाटो सी। जैसे बे ऑफ बंगाल एक टाइम पर चोला चोला लेक कहलाता था, ठीक है। Now, after Finland joined last year, Sweden also became the member. All the countries surrounding the Baltic Sea except Russia will be part of US-led military alliance. ठीक है, तो आप इसको आप नाटो लेक भी कह सकते हो। To strangle Russia, room for maneuver in the crucial shipping route if a war with Moscow ever breaks out. Russia can still manage the region from the heavily armed exclave Kaliningrad. ठीक है, कैलिंग्रेड मैंने आपको दिखाया था कि रशिया है, उसके आगे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया है, और यहाँ पे छोटी सी टेरिटरी है रशिया की, ठीक है। डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी नहीं है उसमें रशिया की, बट फिर भी एटलीस्ट बाल्टिक सी की बॉर्डर पे उसके बाद एक टेरिटरी है जिसका नाम है कैलिंग्रेड, ओके। एंड इट कैन थ्रेटन दी अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर। अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है केबल्स, जो इंटरनेट वगैरह के लिए बिछाई जाती है, और दूसरी होती है आपकी गैस पाइपलाइन, जैसे नॉर्ड स्ट्रीम, जो यूरोप को गैस सप्लाई करती है रशिया से, ठीक। और हुआ भी उस पर अटैक इन 22, एक अटैक हुआ था नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर बिटवीन रशिया एंड यूरोप। और लास्ट ईयर एक गैस पाइपलाइन एंड ए केबल फ्रॉम फिनलैंड एंड स्वीडन टू एस्टोनिया वर आल्सो डैमेज्ड, ठीक। नाटो हैज बोल्स्टर्ड इट्स नेवल डिप्लॉयमेंट इन दिस बाल्टिक सी। नाउ स्वीडन ब्रिंग्स विद इट आइलैंड ऑफ गॉटलैंड, ठीक है। इस आइलैंड का नाम याद रखेंगे आप, स्वीडन में आता है गॉटलैंड, विच वुड प्ले सेंट्रल रोल इन हेल्पिंग नाटो इम्पोज इट्स विल, ठीक है। ये सब लोकेशन मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा। मैं एक्चुअली टाइम नहीं मिला आज बनाने का, बिकॉज आई वॉज बिजी विथ टेकिंग ए लेक्चर ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया सीक परमानेंट सॉल्यूशन टू दी फूड पब्लिक फूड स्टॉक पाइल इशू विद WTO मीट, ठीक है। बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू है, 2013 में एक पीस क्लॉज बना लिया गया था कि ठीक है अभी आप डेवलपिंग कंट्रीज को अलाउ होता है 10% आपकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उस इतना सब्सिडी आप दे सकते हो। डेवलप कंट्रीज को अलाउ होता है 5% सब्सिडी देना। अगर ये 10% की लिमिट ब्रीच भी हो रही है तो अभी आप चैलेंज नहीं करोगे WTO की सामने इंडिया को, क्योंकि अभी हमने पीस क्लॉज ले रखा है, ठीक है। जब तक कोई फाइनल डिसीजन ना आ जाए, अगर हम इस 10% से ऊपर भी सब्सिडी दे रहे हैं तो अभी चैलेंज नहीं की जा सकती वो। बट ये हमारे लिए जरूरी क्यों है पब्लिक फूड स्टॉक पाइल? हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ जीरो हंगर भी अचीव करना है 2030 तक, ठीक है। यहाँ पर इंडिया ने कहा है वी शुड WTO शुड नॉट नेगोशिएट रूल्स ऑन नॉन ट्रेड रिलेटेड इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज। क्यों? क्योंकि वो आप वहां कीजिए ना, कॉप में, UNFCCC की जो कॉप होती है वहां क्लाइमेट चेंज डिस्कस कीजिए। जेंडर ये आप उधर डिस्कस कीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वगैरह में, वहां बात होती है इस पे, ठीक है। लेबर ILO में जाके डिस्कस कीजिए। ये इश्यूज WTO के डोमेन में नहीं आते हैं, ये इंडिया का स्टैंड है। ए परमानेंट सॉल्यूशन ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी, ये हम लोग चाहते हैं, बिकॉज गोल ऑफ जीरो हंगर बाय 2030 अचीव करना है। 164 WTO मेंबर्स हैं और अभी 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रही है। मैं WTO पर भी आपको नोट आज ही उस PDF में ऐड कर दूंगा आपके लिए।
ईयू की बात करें तो यहाँ पर से आपको इस बार क्वेश्चन अगर आएगा तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, ये सब मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि अगर ये यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे एनवायरमेंट नॉर्म्स टफ है कि आपको जो एमिशन वगैरह हो रहे हैं उसमें आप टेक्नोलॉजी बेटर यूज कीजिए, कम से कम एमिशन कीजिए। अब जैसे सल्फर कैप्चर टेक्नोलॉजी लगानी है तो वहां पर इस यूरोपियन यूनियन में जो इंडस्ट्रीज होंगी उनको एक्सपेंसिव पड़ेगा प्रोडक्शन करना, राइट, उनको स्टील बनाना, एल्यूमिनियम बनाना है तो एक्सपेंसिव है। लेकिन इंडिया या चाइना, इनमें लेबर एनवायरमेंटल नॉर्म्स बहुत लैक्स हैं, तो यहाँ की कंट्री कम में प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, उन्हें ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी यूज करने की जरूरत नहीं है, तो ये प्रोड्यूस करेंगी स्टील एल्यूमिनियम, ठीक है, इन्होंने भी प्रोड्यूस किया स्टील, इन्होंने भी प्रोड्यूस किया स्टील, बट इंडिया चाइना में जो बना है स्टील वो है चीप, सस्ता। तो वो भी जब यूरोप इंपोर्ट करेगा तो यहाँ के लोगों को सस्ता कौन सा पड़ा, इंडिया चाइना का, तो उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म होगा। फिर या तो इनकी इंडस्ट्रीज क्या करेंगी कि ये भी रिलोकेट कर लेंगे अपने आप को कि हम अपनी फैक्ट्री चाइना इंडिया में लगा लेते हैं, सस्ता प्रोडक्शन होगा वहां पे, फिर यूरोप में लाके बेच लेंगे, ठीक है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिले इंपोर्ट को और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, इसलिए ईयू ने लगाया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी कि इंडिया चाइना से जो स्टील आएगा, जो इंपोर्ट आएगा यूरोपियन मार्केट में, उस पर अलग से टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है, इसी को कहते हैं सीबीएम। ठीक, तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है इंडिया चाइना जैसे, इनको नुकसान होगा, नहीं, और उसकी इंडस्ट्रीज खत्म ना हो जाए, वो कहीं और रीलोकेट ना करने लगे इंडिया चाइना में, वो भी ठीक नहीं है। तो आउटसोर्सिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैड पुट लार्ज पार्ट्स ऑफ ईयू सप्लाई चेन बियॉन्ड एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैंने आपको बताई है ऑलरेडी पहले, अगर 1 साल से कम के लिए लॉन्च की जाती है, लेस देन 1 ईयर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेजरी बिल, राइट, और ये फेस वैल्यू पर, डिस्काउंटेड वैल्यू पर लॉन्च की जाती है, लाइक अगर 100 रुपीज का ट्रेजरी बिल है तो आपको सपोज 96 रुपीज में दिया जाएगा, और फिर जब आप वापस आओगे 1 साल के अंदर, जितने भी दिन की होगी वो, 3 कैटेगरी में आती है, तो आपको पूरे 100 रुपए दिए जाएंगे जो उसके फेस पर लिखे होंगे, ठीक है, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिला था, ऐसा नहीं कह सकते आप कि इस पे मुझे 4% इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूं, मैं इंटरेस्ट अर्न नहीं कर रहा हूं, मुझे तो 96 में दिया गया था, डिस्काउंट पे दिया गया था, और फेस वैल्यू थी 100 रुपीज, तो जब मैं वापस दूंगा तो मुझे 100 मिल जाएंगे मेरे, तो मेरा प्रॉफिट 4 रुपीज का ही रहेगा, बट उसको मैं इंटरेस्ट नहीं कहूंगा, वो डिस्काउंट पे मिले थे मुझे। अगर 1 साल से ज्यादा के लिए गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो उसको फिर हम लोग क्या कैटेगराइज करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, ट्रेजरी बिल 1 साल से कम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 साल से ज्यादा, ठीक, ये सब मैंने आपको प्रीलिम्स की जो रिवीजन सीरीज है उसमें भी समझाया था स्टैटिक वाले में, ठीक, ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इश्यूड एट ए डिस्काउंट वाइल रिडीम एट पार वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू, ठीक है, 100 रुपए का था, 96 पे आपको इशू किया गया था, जब आप वापस लेके आओगे तो आप 100 रुपए ले लेना, ओके, डिस्काउंट प्राइस और फेस वैल्यू के बीच में जो 4 रुपए का डिफरेंस था वही आपका इन्वेस्टर का अर्निंग हो जाता है। 91 डेज की इशू किए जाते हैं, 182 डेज की इशू किए जाते हैं, 364 डेज की इशू किए जाते हैं, यानी ऑल आर लेस देन 1 ईयर, इसलिए इनको ट्रेजरी बिल कह रहे हैं। गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी कर सकती है, 1 साल से ज्यादा, 1 साल से लेके 30 साल, 40 साल, जितने साल की करनी है, ओके, इसको कहते हैं हम डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और पर इतना ही डिफरेंस है दोनों में, बोरो ही कर रही है गवर्नमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए की तो ट्रेजरी बिल, लॉन्ग टर्म के लिए की तो dated government securities. The maturity for period for such bond could be anywhere between 1 year to up to 50 years. Such bond carry interest rate. इस पे जो आपको मिलता है वो interest rate होता है, and it enjoys sovereign guarantee for principal as well as interest. Borrowing through dated securities is part of government borrowings as mentioned in the budget and used to bridge the fiscal deficit. मैंने आपके साथ बजट पे डिस्कस किया था, ओके, अब चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस पर, उसमें भी एक दो काम के इश्यूज हैं, उनको देख लेते हैं। सी यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब देखिए दो चीजें समझिए, एक होता है कि हम लोग कुछ इनपुट इनपुट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर इनपुट को यूज करके हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट, और उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सपोज हमने रबड़ इंपोर्ट की या टायर ही इंपोर्ट कर लिए, चलो बने बनाए, फिर उसको उससे मिला के गाड़ी बनाई और उसके बाद उस कार को एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है, एक तो ये चीज हो गई इनपुट। दूसरे होते हैं कैपिटल प्रोडक्ट, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी बड़ी बड़ी मशीनरी हमने इंपोर्ट की, जैसे सपोज कपड़ा बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन इंपोर्ट कर ली, जैसे करते थे उस टाइम जब रिलायंस स्टार्ट हुआ था नया नया, तो उसको कैपिटल गुड कहेंगे, यानी कि इससे हम कुछ और प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर जो प्रोड्यूस होगा उसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कैपिटल गुड्स जैसे कुछ भी, सपोज हमने 3D प्रिंटर बना लिया, उससे हमने कुछ
टॉयज बनाना शुरू कर दिए और सेल आउट करना शुरू कर दिए, ठीक, कैपिटल गुड्स, राइट। तो एक तो हो गए इनपुट और दूसरे हो गए कैपिटल गुड्स। अब एक बात बताओ कि अगर मान लो इन इनपुट पर टैक्स बढ़ा दे गवर्नमेंट, ठीक है, इनपुट चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने मान लो स्टील इंपोर्ट किया, एल्यूमिनियम इंपोर्ट किया, ग्लास इंपोर्ट किया, रबड़ इंपोर्ट किया और फिर एक फिनिश प्रोडक्ट यानी कि एक कार बनाई, ठीक। अगर इन इनपुट पर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो ये फिनिश प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इट विल गेट कॉस्टली, राइट, ये महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। अब ये महंगा है, आपके यहाँ बनी हुई कार महंगी हो गई, उन देशों में जो बनी कार वो सस्ती थी, क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर इम्पोर्ट जो इनपुट इंपोर्ट किए जा रहे थे उन पर टैक्स कम था उन देशों में, तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो वर्ल्ड मार्केट में अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा। रीजन क्या रहा कि आपने अपने यहाँ आने वाले इनपुट पर ही कॉस्ट बढ़ा ली थी, तो आपका फिनिश प्रोडक्ट भी महंगा बना और महंगा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। सेम कार दूसरी कंट्री ने भी बनाई है लेकिन उसके यहाँ इनपुट पे टैक्स कम था तो उसका फिनिश प्रोडक्ट पर की कॉस्ट भी कम आई, तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा कॉम्पिटेटिव होगा। सिमिलरली अगर हमने कैपिटल गुड्स पे भी टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा, तो जो प्रोड्यूस बनेगा वो भी कॉस्टली बनेगा, राइट, तो अगेन वो इंटरनेशनल मार्केट में अनकॉम्पिटेटिव हो जाएगा। ठीक है, यही गलती गवर्नमेंट कर रही है कि एंटी चाइना स्टांस में चाइना से आने वाले जो कैपिटल गुड्स हैं, जो इनपुट गुड्स हैं, उन पर हम लोग हाई टैक्स लगा रहे हैं और गवर्नमेंट के खुद के कुछ ऑफिसर्स का यह कहना है कि ये गलत अप्रोच है, ठीक है। मल्टीपल विंग्स इन द गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड रेड फ्लैग दैट सेंटर्स मूव टू प्रोग्रेसिवली हाई कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटी लगती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, कस्टम ड्यूटी एट द इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज कंपोनेंट्स यानी कि इनपुट गुड्स एंड इनपुट्स, ठीक है। इन पे जो आप बढ़ाते जा रहे हो ये ठीक नहीं है। ये आपके जो इंडिया ने जो गेन किया है मार्केट वर्ल्ड ओवर, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देकर हमने एक्सपोर्ट बढ़ाए अपने, ये सब आप खत्म कर लोगे ऐसे, तो आपका प्रोडक्ट अगर महंगा होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा नहीं बिकेगा। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम चाइना का गुड्स, इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग चाय की दुकान में बैठ के बात करते हैं कि चाइना से ट्रेड बंद कर देंगे तो चाइना बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, हमारी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएंगी क्योंकि हम लोग वहीं से इनपुट ले रहे हैं, हम वहीं से अगर हम सबसे ज्यादा दवाइयां बना रहे हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहला रहे हैं, तो उसमें यूज होने वाला एपीआई इंग्रेडिएंट हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। China still accounts for 14% of India's imports, with not just inputs for domestic industry in sectors ranging from electronics to pharmaceuticals and textiles to leather, but also capital goods. तो हमें इनपुट भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कैपिटल गुड्स भी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा अगर हमने चाइना से ट्रेड बंद कर दिया। ऑलराइट, इन पे एवरेज टैरिफ गवर्नमेंट बढ़ाती चली गई, एवरेज टैरिफ बढ़ा के जंप हो गए ऑलमोस्ट 18% तक फ्रॉम 13%। अब सोचिए कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन है, वियतनाम, बांग्लादेश। हमने देखा था उस वियतनाम ने बहुत ज्यादा मोबाइल एक्सपोर्ट करे हैं यूएसए को, ठीक है, हमने बहुत कम किए थे, बट क्यों? क्योंकि उसके यहाँ बनने वाले मोबाइल सस्ते होंगे, क्योंकि उसने इनपुट पर आने वाली जो टैक्स है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ाया था, ठीक है। दिस मेक इंडिया अनकॉम्पिटिटिव विद कंट्रीज सच एज वियतनाम, थाईलैंड, मैक्सिको। So industry warned of the detrimental impact of higher tariffs being used as a protectionism tool. राइट, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। ये सब वो गुड्स हैं जिन पे हमने टैक्स बढ़ाया, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, नॉन इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी एंड सो ऑन, राइट। सो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि कुछ भी बोल दो कि चाइना के साथ ये बंद कर दो वो बंद कर दो, पहले देख तो लो कि उसके यहाँ से जो गुड्स आ रहे हैं वो सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट नहीं है जो कंज्यूमर खरीद रहा है, वो ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एज ए इनपुट यूज करके कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो ऐसे कैपिटल गुड्स हैं जिन मशीनों से हम लोग और प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। इवन सरदार पटेल की जो स्टैच्यू बनना है ना, पूरा उसका पूरा काम चाइनीज कंपनी ने करके दिया है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर कोस्ट गार्ड आप जानती हैं क्या होता है, ठीक है। अब आर्मी एयरफोर्स में तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि यहाँ पर अब विमेन को भी परमानेंट कमीशन दीजिए। तो यहाँ पर अब कोस्ट गार्ड को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप परमानेंट कमीशन दीजिए, आप नारी शक्ति की बात करते हो, नाउ इट्स टाइम टू प्रूव इट, राइट, ठीक है। वहां पर भी आप परमानेंट कमीशन दीजिए कोस्ट गार्ड में भी, ऐसा नहीं कि बस आपने 8 साल सर्विस कर ली, 4 साल कर ली, अब आप रिटायर हो जाइए, ऐसा नहीं, मतलब वो अग्निवीर वाला काम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मानता हूँ कि अग्निवीर स्कीम जो थी वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट को उसको सीरियसली लेना था, उसमें भी गड़बड़ हुई है कोर्ट से, बट ऑब्वियसली वो कोर्ट का डोमेन नहीं है, बट ऐसे तो फिर ये भी डोमेन नहीं है। क्या इंडिया 2040 तक मून पे पहुंच पाएगा? तो उम्मीद है, ऐसी होप दी है उन्होंने, बट ऐसा कुछ इसमें काम का नहीं है। ठीक है, ये मुस्लिम मैरिज एक्ट हमने कल ही डिस्कस किया था, कल का एनालिसिस में आपने देख लिया होगा, मैंने उसमें समझा दिया था, असम का है। ये फास्ट फूड एजुकेशन बाइजू के बारे में है कि बाइजू का फॉल कितना तेजी से हुआ है।
बायजू फ्रॉम बीइंग इंडियाज हॉटेस्ट टेक स्टार्टअप टू इट्स मोस्ट ट्रबल्ड। उस पर रेड हुई कई बार ईडी की ओवर सस्पिशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, अक्यूज्ड ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, फेस्ड अटेम्प्ट बाय मेजर इन्वेस्टर टू आउट इट्स फाउंडर एंड एलिगेशंस ऑफ ब्रीचिंग कॉर्पोरेट एथिक्स। ठीक है, जब आप एथिक्स की तैयारी करेंगे ना तो प्लीज मेक श्योर कि आप कॉर्पोरेट एथिक्स वाला टॉपिक जरूर प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि इश्यूज हुए हैं यहाँ पर, और ये सिर्फ इसी में नहीं हुए हैं, ये पेटीएम के कंटेक्स्ट में भी हुए थे, राइट। उसी तरीके से फ्लिपकार्ट के कंटेक्स्ट में भी हुए हैं, और यहाँ पर बाइजू के कंटेक्स्ट में भी हुए हैं, और इन सब की जड़ एक ही है, कॉर्पोरेट एथिक्स अच्छे नहीं थे। ओके, हाँ बाकी तो खैर बोल बच्चन है, नॉट इम्पोर्टेंट। मोर ग्रेन स्टोरेज। अब इंडिया में फूड वेस्टेज का एक सबसे बड़ा इशू क्या है कि हमारे पास उतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। हमारा जो एफसीआई वगैरह है, इसका कई बार गेहूं अनाज वगैरह पड़ा रहता है, और बरसात आ जाती है बीच में थोड़ी सी, ये जनवरी फरवरी वाली, और सब बर्बाद हो जाता है, ठीक। तो स्टोरेज फैसिलिटी को हमें एनहांस करने की जरूरत थी। हमारी अभी आप कह सकते हो कि प्रेजेंट में हमारी कैपेसिटी होगी 700 लाख मैट्रिक, ठीक। और अब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम इसको और बढ़ाएंगे और ऑलमोस्ट डबल करेंगे हम इसको, राइट। पीएम मोदी लॉन्च वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, और ये अच्छी बात ये है कि ये कोऑपरेटिव सेक्टर में लॉन्च किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई बड़े बड़े लोग बना लेंगे इसको, नो, कोऑपरेटिव में। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया जाएगा इन 11 स्टेट्स। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर 700 लाख मैट्रिक टन्स का क्रिएट किया जाएगा इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अभी प्रेजेंट में देखें तो सेंटर के अंडर में जो एफसीआई है, उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी अराउंड 361, ओके, और स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके पास भी अराउंड 400, तो आप कह सकते हो 761 हमारे पास ऑलरेडी है। 700 हम लोग और बनाएंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। गवर्नमेंट एम्स टू ऑलमोस्ट डबल द एग्जिस्टिंग स्टोरेज कैपेसिटी इन कंट्री। ऐसे फायदे क्या होंगे? इट विल कट डाउन द लॉसेस ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इट विल इनेबल फार्मर्स टू सेल देयर आउटपुट एट एन अपॉर्चुनेट टाइम इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। अगर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती उतनी तो फिर बेचना पड़ता है जल्दी से, ठीक है। बट अगर कोऑपरेटिव सेक्टर में स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी तो फार्मर अपना प्रोड्यूस वहां स्टोर कर सकता है कि जब अच्छे प्राइस होंगे तब बेचूंगा। इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑफ द गवर्नमेंट इन प्लेसिंग ऑन कॉपरेटिव्स, ठीक है। पैक्स, जिनको हम प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम स्टैब्लिश करेंगे 2 लाख से ज्यादा पैक्स। डेयरी और फिशरीज कोऑपरेटिव्स में भी करेंगे। इनका कंप्यूटराइजेशन भी किया गया है ऑफ ऑलमोस्ट 63,000 पैक्स। अलग से एक मिनिस्ट्री भी बनाई गई सेपरेट, Ministry of Cooperation under Amit Shah himself, right? So there are number of such societies, almost more than 1 lakh agriculture societies हैं हमारे यहाँ, ठीक है। एज ऑफ मार्च 2021, ऑब्वियसली पुराना डेटा है, गवर्नमेंट के पास अपडेटेड डेटा मिलता नहीं है। इन प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज में 13.7 करोड़ मेंबर्स हैं और 5.4 करोड़ बोरोवर्स हैं, और मोस्टली यहाँ पर होते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स दैट अकाउंट फॉर 81%। तो इन सबको बेनिफिट होगा इससे। बट प्रॉब्लम ये है कि आउट ऑफ दीज 1 लाख एग्रीकल्चर सोसाइटीज ओनली 47,000 आर इन प्रॉफिट, बाकी लॉस में चल रही। सबसे बड़ा एग्जांपल है अमूल एंड लिज्जत पापड़। ये ऐसा कुछ काम का नहीं है, बस यहाँ से एक पॉइंट उठा लेना कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इंडेक्स जो महाराष्ट्र ने बनाया है, ये हमें हर कंट्री के लिए बनाना चाहिए, ताकि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑब्जर्व कर सकें कि क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस इंडिकेटर में ज्यादा पुअर है। यानी कि जब हमने पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने यही किया था कि कुछ जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अभी भी फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, राइट, जहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज उन पे फोकस करने की जरूरत है। सिर्फ ये कह देना कि यूपी की पॉपुलेशन अभी भी बहुत है, बढ़ रही है, बिहार की अभी भी 3% से ऊपर फर्टिलिटी रेट है, नहीं, वो उस वाइज मत जाइए, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए क्या वहां पर ये चीज इसलिए हो रही है कि एजुकेशन पुअर है, ठीक है। क्या किसी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है हेल्थ सेक्टर में, तो क्या वो इसलिए है कि यहाँ पर पुअर क्वालिटी का ड्रिंकिंग वाटर है, राइट, या फिर यहाँ पर सैनिटेशन का इशू है, राइट। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल कॉसेस हैं वहां की प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर ड्यू टू देयर लैक ऑफ डेवलपमेंट के लिए, राइट। सो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इंडेक्स ये आपका मेंस के लिए एक अच्छा फॉर्डर पॉइंट का काम करेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड से इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं, सब कुछ हम समझ चुके हैं इसके बारे में, तो अब हम उसको दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। सीयूटी, ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बनाना चाहते हैं सभी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स को रिप्लेस करके। It aims to establish a common entrance examination for undergraduate and postgraduate admission in all central universities
एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस। ठीक है, दिस इज द गोल ऑफ CUET। इसके फायदे क्या होंगे, तो स्टूडेंट्स कैन नाउ कॉन्सेंट्रेट देयर एनर्जी एंड अटेंशन ऑन वन एग्जाम। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अलग अलग एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे बच्चों को, thus reducing their mental stress and enabling them to perform better. It provides equal opportunities to students from diverse background। तो कहने के लिए तो ठीक है कि लोग अलग अलग स्टेट बोर्ड से आते हैं, लोग अलग अलग रूरल अर्बन एरिया से आते हैं, कोई CBSE बोर्ड से, कोई स्टेट बोर्ड से, कोई ICSE बोर्ड से। बट द थिंग इज कि क्या ये कॉम्पीट सेम लेवल पे कॉम्पीट करना करवाना इनको सही है या नहीं। अरे चाहे वो इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट बोर्ड से है। दिस एंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन एंड फेयरनेस इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ फॉर हायर एजुकेशन। तो अब इससे एक बात तो श्योर है कि इसकी प्रिपरेशन के लिए फिर से रैम्पेंट कोचिंग कल्चर और वो डमी स्कूल्स वगैरह प्रमोट होंगे। But on the other hand, students from marginalized backgrounds who cannot afford coaching may be at the disadvantage. This is the first issue. Second is CUE2 will face the challenge of inclusivity. क्योंकि स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाला बच्चा CBSE और ICSE बोर्ड पढ़ने वाले बच्चे से ऑलरेडी थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और कुछ स्टेट बोर्ड की हालत हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इवन आंध्र प्रदेश बोर्ड की अगर आप हालत देखेंगे, जैसा कि वहाँ के बच्चों से इंटरेक्शन से अभी तक पता चला है, जैसे कि यार 95-96% वहाँ बहुत ईजिली आ जाते हैं हमारे स्टेट बोर्ड में। तो वो बच्चे तैयार हो पाएंगे क्या CBSE और ICSE बोर्ड के बच्चों से कॉम्पीट करने के लिए? तो मैटर फिर वो इंक्लूसिविटी का ही आ जाएगा कि सब अर्बन और अच्छे अच्छे CBSE ICSE बोर्ड प्राइवेट स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम क्लियर कर पाएंगे और वो नहीं कर पाएंगे ड्यू टू अनइवन सोशल स्ट्रक्चर एंड डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। CUT विल बी एन MCQ बेस्ड एग्जाम। अब देखिए MCQ बेस्ड एग्जाम जो होता है ना, वो कभी आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब मेंस में अगर क्वेश्चन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इश्यूज हैं, इसके लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है वगैरह, वहां पर अपना नॉलेज दिखाते हो। MCQ इज लाइक कि ये वाला प्रोजेक्ट है, ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है। जैसे इस बार आया था ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, या IMT ट्राइलेटरल हाईवे आया था, यहाँ से शुरू होकर यहाँ जा रहा है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं। और ये थोड़ा लक भी फैक्टर आ जाता है प्रीलिम्स में कि अगर आपने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आया तो अटेम्प्ट कर लोगे, अगर आपके पढ़े हुए में से नहीं आया तो पेपर आपको टफ फील होगा। सो MCQs जो होते हैं वो कभी भी आपका प्रॉपर नॉलेज चेक नहीं कर सकते, राइट। इट हैज इट्स लिमिटेशन इन टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसेस दैट कैन बी असेस्ड। टीचर्स प्रायोरिटाइजिंग व्हाट विल बी टेस्टेड इन द एग्जाम ओवर फोकसिंग ऑन द कोर मटेरियल ऑफ द सब्जेक्ट। अब जब MCQ बेस्ड एग्जाम होता है तो कोचिंग में, स्कूल्स में या सभी जगह टीचर बस यही फोकस करता है कि मैं आपको बस वो चीजें बता दूं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है MCQ के फॉर्म में। जैसे मैं आपके साथ जब प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज करता हूँ तो उसमें मैं आपके साथ, मैंने आज आपको पूरा डिस्कस किया, या अगर मैं जैसे अभी मैंने आपको टेलीग्राम पे दिखाया, मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि ये मेथड यूज होता है इस काम में। बट उतना काफी नहीं है, बट एग्जाम में अगर UPSC वही पूछ रहा है तो फिर मैं उतना ही बताऊंगा, राइट। The move towards a centralized single-window entrance to the higher education world undermines the crucial role of ensuring equity in the process of designing selection test। ठीक है, तो ये equity को undermine कर रहा है ये common test, ये सबको बराबर मौका नहीं देगा। महाराष्ट्र स्कूल, इस न्यूज आर्टिकल को हमने देखा था कि यहाँ पर क्या है कि RTE के अंडर में कोई भी प्राइवेट स्कूल होता था उसको अपनी 20% सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आने वाले गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रखनी पड़ती थी। और इनकी फीस का जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह होता था ये गवर्नमेंट रीइंबर्स कर देती थी इन प्राइवेट स्कूल्स को। बट इनकी कंप्लेन ये थी कि हमारे पास करीब 1800 करोड़ के ड्यूज पेंडिंग पड़े हैं, स्टेट गवर्नमेंट इसको दे नहीं रही है। कोई बड़ी बात नहीं है 1800 करोड़ देना, इससे ज्यादा तो महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार गिराने के लिए खर्च कर दिए थे। द थिंग इज कि सीरियस नहीं है बच्चों की पढ़ाई को लेकर। एनीवे, तो यहाँ पर अब इन्होंने अमेंडमेंट किया है, प्राइवेट स्कूल्स को कहा गया है कि इससे नुकसान क्या हो रहा है कि जो बच्चा इस प्राइवेट स्कूल के 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई गवर्नमेंट स्कूल भी है, बच्चों को पता है कि हमारी फीस सरकार दे देगी, नहीं भी देगी तो स्कूल का लॉस है, तो वो लोग प्राइवेट स्कूल में एनरोल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉजिक जो गवर्नमेंट ने दिया है कि सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बहुत कम हो गया है, इसलिए हम लोग ये नियम बना रहे हैं कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल के 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल पर RTI लागू नहीं होगा, यानी कि उनको इन 20% गरीब बच्चों को एडमिशन देने की अब कोई जरूरत नहीं है। अगर आते हैं एडमिशन लेने, आप कह सकते हो कि 1 किलोमीटर के अंदर ही एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहां जाके एडमिशन ले लीजिए। ठीक, अब वो बच्चों का कंसर्न और पेरेंट्स का कंसर्न भी जेन्युइन होता है कि सरकारी स्कूल में क्वालिटी नहीं मिलती टीचिंग की, ठीक है, वो अपनी जगह है, बट सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं। सरकार का कहना है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में एनरोलमेंट बहुत पुअर हुए हैं, और प्राइवेट स्कूल वाले भी खुश हैं कि ये जो हमारा हर साल पेंडिंग रह जाते थे ड्यूज, ये लफड़ा नहीं होगा हमें, और ये 25% सीट भी अब हम लोग कमर्शियली अवेलेबल कर सकते हैं अमीर बच्चों के लिए। नहीं, तो ये हो रहा है वहां पर। और महाराष्ट्र इज नॉट द फर्स्ट वन, सबसे पहले केरल ने किया था, फिर कर्नाटका ने किया, अब महाराष्ट्र ने भी किया है।
डाइल्यूट द प्राइवेट स्कूल्स ऑब्लिगेशन अंडर द आरटीई एक्ट कि अब आपको रिजर्व नहीं करनी पड़ेगी 20% सीट्स फॉर द वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप इन द नेबरहुड. The local authority shall not identify the private unaided school for the purpose of 25% admission under EWS. Now, where government schools and aided schools are situated within 1 kilometer radius of that school. अगर किसी प्राइवेट स्कूल के 1 किलोमीटर रेडियस में कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो उस प्राइवेट स्कूल पर आरटीई लागू नहीं होगा. उस गरीब बच्चे को बोल दिया जाएगा आप गवर्नमेंट स्कूल में चाहिए, वहां पर है वो. ठीक है, हमारे यहाँ पढ़ना है तो आपको पूरी फीस देनी होगी, हम सरकार से मांगने नहीं जाएंगे आपकी फीस. दिस एग्जेम्पशन विल ऑल्सो अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स एस्टैब्लिश इन द फ्यूचर. तो ऑलरेडी जो प्राइवेट स्कूल है उन पे तो अप्लाई हो गई, उनको तो अब करना नहीं है आरटीई फॉलो, और जो फ्यूचर में नए स्कूल खुलेंगे उनको भी आरटीई फॉलो नहीं करना है. ठीक है, विद दिस रूल महाराष्ट्र ज्वाइंस कर्नाटका एंड केरल who also have the exemption from providing RTE admission. ठीक, रीजन क्या दिया है कि ड्रॉप देखने को मिला है एनरोलमेंट रेशियो में इन गवर्नमेंट स्कूल, कि बच्चों को लगता है कि सरकार फीस देगी तो हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, फिर गवर्नमेंट में क्यों जाएं. States have often failed to reimburse the fee for students admitted in RTE quota. सरकार टाइमली पैसे भी नहीं देती प्राइवेट स्कूलों को इसके. ठीक है, उनके पास सरकार गिराने बनाने में ज्यादा पैसा खर्च होता है उनका, और इलेक्शन में तो होता ही है. State government are bound to reimburse expenses incurred by the school per child or the fee amount, citing the pending payment of rupees 1800 crore in the reimbursement. ओके, ये सिर्फ एक फॉर्डर पॉइंट की तरह आपके लिए काम करेगा. आरबीआई को मंथली मीटिंग्स होल्ड करती रहनी चाहिए स्टार्टअप्स एंड फिनटेक फर्म्स के साथ, ताकि उनके कंसर्न एड्रेस किए जा सकें. आईटी रूल्स में कुछ अमेंडमेंट किया गवर्नमेंट ने. पहले अथॉरिटी होती थी सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉ एन्फोर्समेंट बॉडीज के पास, जो इन प्राइवेट कंपनीज को कह सकते थे कि आप ये डेटा डिस्ट्रॉय कीजिए. बट अब ये पावर अमेंड करके दे दी गई है होम सेक्रेटरी और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स को भी, टू इशू द डायरेक्शंस टू डिस्ट्रॉय डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरसेप्शन और डिक्रिप्ट इन्फॉर्मेशन. यानी गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर देगी कि आप डिक्रिप्शन कीजिए और फिर बाद में कह देगी कि इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए अब. ठीक है, तो अब ये गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स भी कर सकते हैं, पहले सिर्फ लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज कर पाती थी. Okay, so that's it for this session. I hope you liked it. Okay, and do join the mains 450 program and prelims revision series for better chances of clearing of prelims. So that's it for this session. Have a great day and keep learning.